कोई भी लगा लेते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट ना हमारे पास यहाँ कोर्स में प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट के नाम से एक मॉड्यूल है, ठीक है। और हम इसमें जावास्क्रिप्ट को कवर करेंगे। हम जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स जो है ना उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। हमारे कोर्स में जावास्क्रिप्ट के जो प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स हैं उनको बेसिकली इंक्लूड किया गया है। और इसका मकसद ये होता है कि वेबसाइट के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि हमने इंटरेक्शन यूजर का चाहिए होता है, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन हमें पता है कि हमें यूजर का डाटा सेव कैसे करना है। हमने वो सब डायनामिक और स्टैटिक वाली जो क्लासेस थी हमारी, जितना भी कॉन्सेप्ट था, हमने स्टार्टिंग में वो सब कुछ कवर किया। और हमने उसमें बात की थी कि भाई ये स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है, यूजर्स की जो डाटा है इसको किस तरह से हम डेटाबेस में किसी भी डाटा सेट के अंदर जाके सेव करवाते हैं। वो हमने देखा था कि वो हम डेटाबेसेस के थ्रू या बेसिकली बैक एंड डेवलपमेंट या कह लें कि वो सर्वर साइड डेवलपमेंट के अंदर सीखेंगे आगे जाकर, ठीक है। बट अभी के लिए फॉर नाउ हमें इतना तो काम करना आना चाहिए कि अगर यूजर छोटी मोटी कोई कैलकुलेशन करना चाहे फ्रंट एंड पर ही, ठीक है, यूजर 2+2 4 करना चाहे लेट से, ठीक है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि हम वेबसाइट के अंदर इतना छोटा सा एक ऑप्शन तो रख सकें। अभी हमने जो जो पढ़ा है, आप क्या बताएं, आप लोगों को इतना पता है कि आप लोग ऐसा कुछ कर सकते हो कि मैं आपसे कहूँ कि यूजर को इनपुट दे और आप सिर्फ उन दो वैल्यूज को ऐड ही करके दिखा दो, कुछ कर सकते हो? अभी रमजान आ रहा है, लेट से बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं रमजानों में, है ना। मैं आपसे कहूँ कि रमजान में बहुत सारे लोग ज़कात देते हैं, आपकी वेबसाइट इस काबिल हो कि एक बंदा है उसको कैलकुलेशन करनी है, उसके पास पैसे बहुत हैं लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह से कैलकुलेट करे। लेट से उसके पास टोटल अमाउंट है कोई 15 लाख रुपए, फॉर एग्जाम्पल 15,05,302 रुपए, लेट से 15,05,302 रुपए ऐसी रैंडम वैल्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई मतलब सोच के बैठा हुआ हूँ या हर बंदे के पास सेम अमाउंट होगा। एक बहन एक के साथ एक के पास है, ठीक है। अब वो इतनी ऐसी अजीब सी यानी इतना अजीब सा अमाउंट है कि 15,05,052 या समथिंग रुपीज, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे उसकी ज़कात कैलकुलेट करके पता चल जाए कि जी उसका जो 2.5% होता है वो कितना होता है। तो आप में से कोई विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई मुझे कैलकुलेट करके दे सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे सकता है करके, अगर मैं कोई ऐसी लॉजिक सेट कर दूं कंप्यूटर में और अपने यूजर्स को कहूँ कि जी आप सिर्फ अपना अमाउंट डालें, ठीक है, और आपके जितना भी अमाउंट होगा ना उसके थ्रू क्या करेगा मेरा कैलकुलेटर या मेरी जो वेबसाइट है उस आपको क्या करेगी, इस तरह की सहूलत प्रोवाइड कर देगी। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया ना मैंने यूजर्स की, है ना। रियल वर्ल्ड के अंदर अगर मैं असल जिंदगी में देखूं, असल जिंदगी में मैंने एक अच्छे इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैंने एक यूजर की, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि आपने डेवलपमेंट में कोई 1% या 0.0001% अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स होती हैं जो हमारे काम आती हैं। अब अभी तो ये एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे, जब टाइम आएगा तो फिर सॉल्व करेंगे। ये ज़कात वाली भी बात निकली है तो ये वाली भी कर लेंगे एग्जांपल सॉल्व, बट अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम आएगा तो फिर करेंगे। बट फॉर एग्जांपल इसकी बेसिक्स हमें समझनी पड़ेगी। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यानी क्लाइंट साइड डेवलपमेंट, यूजर आ रहा है वेबसाइट पे, आपने यूजर से उसका नेम पूछा और वेबसाइट के ऊपर उसका नेम शो कर दिया, जी वेलकम मिस्टर अब्दुल्ला, वेलकम मिस्टर बिलाल, या वेलकम मिस्टर हमाद, या वेलकम मिस्टर हुदैफा, आपने वेबसाइट पे शो कर दिया। अब यूजर क्या करेगा, यूजर क्या करेगा, वेबसाइट इतनी डम नहीं है, वेबसाइट इंटरेक्टिव है ना। यूजर से इंटरेक्ट करिए कि हाँ उसने अगर नेम पूछा तो फिर मुझे शो करिए कि भाई ये आपका नेम है और ये वेलकम टू यू और कोई सारा सीन, ठीक है। किसी बैंक को फ्रंट एंड वेबसाइट बनवानी है, बैंक में अलाउड नहीं है कि अकाउंट खुले 18 से कम वाले का, तो वो फ्रंट एंड पे ही चेक कर सकता है कि भाई 18 से कम है या 18 से अबव है, तो वो आपको एक सर्टेन पेज पे लेके जाएगा, वरना नहीं लेके जाएगा, है ना। अब वो डेटाबेस में तो ये सब कुछ रखेगा नहीं कि यार 18 से अबव है या 18 से कम इतने लोग आए थे और ये था उसका रिकॉर्ड था नहीं था, फिर अप्रूवल आएगी, फिर सारे साइन करेंगे, फिर वो वेबसाइट पर जाएगी, ऐसा नहीं होता। मिनट्स और सेकंड्स के अंदर ये काम करने होता है, मिनट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, सेकंड्स के अंदर ये काम करने होता है, ठीक है। यूजर ने अपनी एज लिखी, बैंक ने बता दिया कि जी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है या फिर नहीं। छोटे छोटे काम होते हैं ये जो कि जावास्क्रिप्ट से कर रहे होते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट बेसिकली पीछे बहुत ज्यादा हेल्पफुल, अब तो जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क ऐसे भी आ गए कि आप कंप्लीट एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ई कॉमर्स के सॉल्यूशंस बना सकते हैं, कंप्लीट डेवलप स्केलेबल वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डेटाबेस एंड प्रोग्रामिंग लॉजिक्स।
अब ऐसे फ्रेमवर्क्स आ गए जावास्क्रिप्ट के जिसके अंदर रिएक्ट जेएस है, नोड जेएस है, तो ये इतना काम कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो, बाकायदा डेवलप वेबसाइट बना सकते हो सिर्फ किससे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आप उसमें गूगल का नो फायरबेस, जो गूगल का नो डेटाबेस है, फायरबेस फायरबेस है गूगल की एक डेटाबेस, आप उसको यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट के थ्रू कंप्लीट बैकएंड के साथ डेटाबेस के साथ डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, सही मोहम्मद अली। तो जावास्क्रिप्ट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली जो है ना वो क्लाइंट साइड या अच्छा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो होती है, तो क्लाइंट साइड या तो सर्वर साइड। सर्वर साइड का मतलब होता है जो सर्वर पे रखी हुई, सर्वर के लिए वो काम करे, यानी जो डेटाबेस वगैरह से भी डील करे, यूजर्स को उसका डेटा ले जाके दे, जो भी उसकी नीड्स है वो कंप्लीट पूरी करे। क्लाइंट साइड क्या होती है, जो कि सिर्फ क्लाइंट की तरफ होती है, उसका सर्वर से कोई रिलेशन नहीं होता, यानी डेटाबेस से इस तरह की किसी लैंग्वेज से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप पेज रिफ्रेश करोगे, जावास्क्रिप्ट भी रिफ्रेश हो जाएगी, आपको दोबारा से वही काम करना पड़ेगा इवन। तो जावास्क्रिप्ट इस तरह की लैंग्वेज है। और हम यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट के अंदर किस तरह से हम प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स जो है वो ऐड कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करेंगे। अब इसका कोड किस तरह होता है बेसिकली, इसका कोड बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। सिंटेक्स आप लोगों ने HTML का भी तक यूज़ किया है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही डिफिकल्ट है या बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सिंटेक्स है इस लैंग्वेज का, बहुत करीब है आपकी नॉर्मल HTML वगैरह से ना, तो इंशाल्लाह जल्दी सीख जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ये जावास्क्रिप्ट सीख ली तो आगे प्रोग्रामिंग सीखना आपके लिए एक बहुत ज़्यादा ईजी टास्क हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए लॉजिक्स प्रोग्रामिंग की बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी इस प्रोग्रामिंग के बाद, इस जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग के बाद। ठीक है, सबसे पहले ना ये बात भी समझ लेते हैं कि इंटरेक्शन हो गया, यूजर इंटरेक्टिव हो गई। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स भी हो गई है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आपको कम्युनिटी सपोर्ट बहुत मिलती है। इनकी जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इंटरनेट पे स्टैक ओवरफ्लो हो गई, ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई एरर आ रहा है, कोई बग आ रहा है, आप किसी वेबसाइट पे जाओगे ना तो आपको बहुत आसानी से सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि यार ऐसा हमारा भी इशू आया था, हमने ये किया तो इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया। अब आप उसको देख के अपना इशू रिजॉल्व कर सकते हो फिर। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारे एडवांटेजेस हम जो है ना वो जावास्क्रिप्ट में देखते हैं। हर लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, बट हम जावास्क्रिप्ट में इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस नोटिस करते हैं और बहुत सारे एडवांटेजेस देखते हैं कि ये इस तरह से बाकायदा मतलब यूज़र के सामने डेटा जो है ना वो आसानी से शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट की और बात करें तो जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपने HTML में देखा होगा, कभी हम अगर टैग कैपिटल भी लिखते थे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई वेरिएबल या कोई भी चीज़, आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करती है उसको स्मॉल लिखने में, लेकिन आपने वो कैपिटल लिख दिया पूरा, ठीक है, तो क्या होगा, वो चलेगा नहीं। ठीक है, आप यूज नहीं कर पाओगे, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारा सिनेरियो होता है, बस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और सारा सीन है। देख लेते हैं किस तरह का सिंटेक्स है इसका। तो आपने देखा यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग ओपन हो गया है, दिख रहा है। हम जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड करेंगे वो किसके टैग में करेंगे, स्क्रिप्ट के टैग में करेंगे। ठीक है, जितना भी जब भी कभी भी काम करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जिंदगी में कभी भी जावास्क्रिप्ट में जितना भी काम करेंगे हम कहाँ करेंगे, स्क्रिप्ट के टैग में करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो लेट से मुझे प्रिंट करवाना है हेलो यूजर या हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो कैसे करवाऊंगा प्रिंट, कोई भी चीज कर लो प्रिंट करानी है, तो इसके अंदर मेथड्स होते हैं। अच्छा, मेथड्स क्या होते हैं, कोई प्री डिफाइंड चीज है, एक सेट ऑफ ब्लॉक है, 1000 200 लाइन्स का कोड है, लेकिन मैं बार बार नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, उसको मेथड में रखे और बार बार उसे कॉल करवाता रहूंगा। ठीक है, ऐसे ही होता है ना, हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं, किसी भी हम कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, ठीक है,
हम नोट्स बनाते हैं। अब क्या फायदा हुआ, हुदैफा ने मांगे हमसे, हम्माद ने कहा, अब्दुल्ला ने कहा कि नोट्स चाहिए, तो क्या मैं अब्दुल्ला के लिए बार बार दोबारा नोट्स बनाऊंगा, हुदैफा के लिए दोबारा बार बार नोट्स बनाऊंगा, हम्माद के लिए बार बार दोबारा नोट्स बनाऊंगा? क्या करूंगा, एक ही मरतबा बना दूंगा और इन दोनों को व्हाट्सएप, तीनों तीनों को व्हाट्सएप कर दूंगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना भाई। फायदा क्या होगा, एक मरतबा की मेहनत होगी, और जब भी कॉल किया उसे मल्टीपल टाइम्स कॉल हुई, व्हाट्सएप पे शेयर का बटन है, शेयर किया और 3 लोगों के साथ कर दिया। 3 टाइम मैंने उसको कॉल करवा ली, 3 टाइम्स बेसिकली मैंने उसको कॉल करवा लिया। ठीक है, तो ये फंक्शन को कॉल करवाना होता है। मेथड बना हुआ है पहले से, कोई भी एक मेथड का मतलब कोई फंक्शन परफॉर्म होना या कोई भी काम होना, तो मेथड बना हुआ है। प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से बने हुए, और यूजर डिफाइंड का मतलब होता है जो हम बनाएंगे, जो हम डिफाइन करेंगे। तो एक प्री डिफाइंड मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और मैं इसके अंदर कह देता हूँ लेट से हेलो वर्ल्ड, लिखा हुआ आ रहा है। तो लिखा हुआ आ रहा है जी हेलो वर्ल्ड। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप अपना डिस्प्ले को प्रीव्यू होता हुआ, ये जो आप कोड कर रहे हो उसका प्रीव्यू होता हुआ आप देख सकते हो। ठीक है। अच्छा लेट से कि अ, मुझे ना वही 2 वैल्यूज को ऐड करवाना जो मैंने अभी पहले बात की थी, कैसे करवाएंगे? वही 2 वैल्यूज ऐड, यहाँ देखें लिखा 2+2, और वहां क्या आ गया, क्या आ गया, तो हेलो वर्ल्ड के साथ ना। अच्छा इसके अंदर ना आप HTML भी लिख सकते हो, यानी ये चल गया, नहीं चला, चल गया। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंट और राइट के अंदर ना HTML भी टाइप कर सकते हो, यानी अगर आपको इस टैग को H1 में कन्वर्ट करना है, आपको इस टैग को H2 में, H3 में, पैराग्राफ में, किसी और टैग में कन्वर्ट करना है, इवन उसको स्टाइल देना है बाकायदा यार, तो आप यहाँ पे वो चीज अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्या जावास्क्रिप्ट यूज होती है ई कॉमर्स में? ई कॉमर्स की वेबसाइट जो फेमस है वो PHP की वजह से फेमस है। जी बिल्कुल, ई कॉमर्स की यूजुअली जो वेबसाइट्स है ना, 90% ऑफ ई कॉमर्स जो है ना वो PHP पे बना हुआ होता है। ये भी ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे टूल है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट को यूज कर रहे हैं। अब उसका जो फ्रंट एंड होगा ना, जो डिजाइनिंग होगी वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से होगी, बूटस्ट्रैप से होगी। ठीक है, लेकिन जो उसका बैक एंड होगा, जो लॉजिक होगी सारी, है ना, जिस वजह से पिक्चर्स तुम्हें शो हो रही होंगी, वो सारी किससे लिखी जाएगी? PHP से। ठीक है, अभी PHP हमारे PHP थर्ड सेमेस्टर में है हमारे पास। थर्ड सेमेस्टर आएगा तो फिर हम पढ़ेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। सही है यहाँ तक मसला, ये देखा सबने? अच्छा, अभी कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। आप लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल्स बचपन में पढ़ा होगा कोई? जी अभी क्लास लो वरना बता दो। जी क्या, X² Y² XY ABC LMNOP, तो हमने यूजुअली ABC XYZ LMN है ना, ये तीन, ये कुछ वेरिएबल्स पढ़े होते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल होते हैं। ये वेरिएबल क्यों होते हैं ये बताइए, ये वेरिएबल सबको पता ही है, आज तक जान नहीं छोड़ी इन वेरिएबल्स ने। वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्यों होते हैं भाई? हमारी हमारी तुम्हारी भी नहीं छोड़ेंगे, अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है। वेरिएबल्स ने कह रहा हूँ, आज तक वेरिएबल ने जान नहीं छोड़ी, क्यों? कुछ तो ऐसा है ना जो वेरिएबल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम काम कर रहे हैं। मैथ्स में तो पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग में भी वेरिएबल्स हैं। तो बताइए,
वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्यों कहलाते हैं? वेरिएबल्स को वेरिएबल ही क्यों कहा जाता है? इनको कांस्टेंट क्यों नहीं कहा जाता? ये मसलन एक्स वाई बन जाता है या वाई एक्स बन जाता है। टीचर जो स्कूल में लिख के देती है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम निकाल के देते हैं एक्स इक्वल्स टू 1/5, एक्स इक्वल्स टू -2/3, एक्स इक्वल्स टू 23/4, ऐसे ही निकालते हैं ना मार्क्स आंसर। बेटा इस पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए और आप एक्स की वैल्यू निकालें, वो प्लस वन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। मैट्रिक किया है तुमने भाई? सेकंड ईयर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉर्मूला। खैर, तो हमने इस तरह की चीजें पढ़ी हैं, वेरिएबल्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए। बेटा आप x की वैल्यू निकालें, बेटा a की वैल्यू निकालें, बेटा b की वैल्यू निकालें, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, मैट्रिक्स और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, बहुत बहुत सारी चीजें ना, हर चैप्टर में नया नई लॉजिक लग रही होती थी बेटा। बस x के पीछे हम पढ़ रहते थे, x की वैल्यू निकालिए, बिकॉज x इज अ वेरिएबल। और वेरिएबल ना बेसिकली दो टर्म से, दो वर्ड से मिलकर बना है। वर्ड जो वेरिएबल है ना, ये दो इंग्लिश के दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, एक वर्ड है वेरी और एक वर्ड है एबल। ठीक है, वेरी एबल। ठीक है, वेरी का मतलब होता है क्या? लेट्स से गुडनेस वेरी पर्सन टू पर्सन। अच्छाई जो है वो वेरी करती है, चेंज होती है इंसान से इंसान तक, यानी किसी इंसान में अच्छाई कितनी होती है, किसी इंसान में अच्छाई कितनी होती है। ठीक है, ऐसे ही है ना। हाइट वेरी पर्सन टू पर्सन इन द क्लास, यानी जो हाइट है स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी स्टूडेंट की हाइट जो है वो लेट से नॉर्मल है, किसी की थोड़ी ज्यादा है, किसी की कम है, कहते हैं ऐसे। आई एम एबल टू डू दिस, यानी मुझ में काबिलियत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेट से आई एम एबल टू कोड गुड, आई एम एबल टू कोड वेल, आई एम एबल टू कोड फास्टली, ऐसे ही है ना। लेट से मैं कहता हूँ मैं कोड ज्यादा तेज कर सकता हूँ, मुझ में एबिलिटी है। अगर वो वेरी यानी चेंज हो सकने, और मैं कहूँ एबल, तो ये मिलकर क्या बनता है? यानी ऐसी चीज, ऐसा कोई ऐसी 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 टर्म, टर्म का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जो चेंज हो सके। ऐसे ही है, अ थिंग विच कैन बी चेंज्ड। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो चेंज हो सके वो वेरिएबल कहलाती है। ऐसा ही है, यहाँ पे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं कहूँ आपको इस 2+2 का आंसर 4 है, लेकिन कल को यूजर ये चाहता है कि यहाँ पे 2+2 ना हो, यहाँ पे 45+62 हो, यहाँ पे 95+125 हो, यहाँ पर 1026+3054 हो। आपको ऐड करके मुझे ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कंप्यूटर दिखाएगा? नहीं दिखा सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जरा पीछे जाइए मैट्रिक में, और आप पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में जाइए मैट्रिक के, और थिंक 2.7 या 2.8 के अंदर में पढ़ा था ये, अगर सही याद है, अगर सही याद नहीं है। 2.7 या 2.8 के अंदर हम रेशनलाइजेशन कर रहे होते थे। हाँ, तो रेशनलाइजेशन के अंदर क्या करते थे हम, कि हम क्या कहते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय जो भी टर्म थी ना, एग्जैक्टली कॉन्जुगेट मेथड से काम करते थे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव टर्म, बस बीच में साइन माइनस का आता था तो वो रेशनलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते थे। तो कॉन्जुगेशन हम करते थे, कॉन्जुगेट मेथड उसे कहते थे। वहां पे क्या होता था कि हम सिर्फ वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, ऐसे ही है, हमें टर्म चाहिए होती थी, कोई इक्वेशन बनानी होती थी। फिर आगे बढ़े चैप्टर नंबर 3 में 3.6, शायद इतना एग्जैक्टली याद है यार, 3.6 या 3.7, 3.6 3.7 के अंदर हम फॉर्मूलाज लगा रहे होते थे, वो डिफरेंट डिफरेंट a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या चीजें होती थी। नहीं नहीं, 4 की, हाँ नहीं यार, 3 में 4 में, अच्छा तो 4 में होगा, 3 में लोगैरिथम्स है, इन्होंने करेक्ट किया, 4 में होगा। वो फॉर्मूलाज बहुत, हाँ याद आ गया, 4 में था। फॉर्मूलाज बहुत सारे लगाते थे वो, हमारे तो कोचिंग के सर ने बकायदा प्रिंट करवा के पूरी क्लास में बांटे थे फॉर्मूला का, अच्छी तरह याद है। ठीक है, कोचिंग में वो सर ने पूरे क्लास में फॉर्मूला के, बेटा ये मैंने बहुत मेहनत की है, आपने याद करना है, हर फॉर्मूला 10-10 मरतबा उतार के लेकर आने। लिटरली उन्होंने कहा था कि बेटा 10 टाइम्स हर फॉर्मूला लिख लिख के लेकर आना। लिखा था, क्या करते हैं, नहीं लिखते तो अब्बा को फोन आता घर पे, तो उन्होंने कहा था सबसे कहा था उन्होंने, बेटा 10 टाइम्स करके लेकर आने। खैर, तो वो एक अच्छी बात है ना, देखो आज तक याद है वो 2.7, वो 3, 4.4 या 4 पॉइंट समथिंग साइज थी। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अच्छा, लेकिन उनका मकसद क्या था? उन सबका मकसद क्या था? ये तो सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम बोर ना हो, मतलब
थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा हो गया, शायद हम बोर ना हो ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पुरानी चीजें रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा अपना पुराना अच्छा टाइम याद करेंगे। सिर्फ इसलिए होता था कि एक एक्स एक वाई उसकी वैल्यू निकालनी होती थी, ठीक है। अगर तो सिंगल सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है, यानी एक वेरिएबल चल रहा है, तो क्या करना होता था बेटा, कुछ ना कुछ करें और एक्स की वैल्यू निकालें। बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, बेटा आपको ग्राफ दिए जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है, एक्स के सेट सोल्यूशन सेट बन रहे हैं, अब एक्स की वैल्यूज निकल रही हैं, उससे ग्राफ बना है बेटा। ग्राफ पे बेटा अगर आपका आंसर सही होने की दलील ये है कि ग्राफ क्या बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। ये कहते थे टीचर्स कि बेटा ये इक्वेशन है, चार इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, आपने चार वैल्यूज पांच वैल्यूज निकालनी है, ग्राफ सीधा बनेगा। वैल्यूज किसकी निकालनी होती थी, एक्स की। अगर मैं आपसे कहूं कि उसी एक्स को वहां से खींच कर लेकर आए, और आप ये कहें कि भाई यूजर ने बहुत सारी वैल्यूज, ये यूजर ने बहुत सारी वैल्यूज क्या करनी है, ऐड करनी है, और रैंडम वैल्यूज यूजर बताएगा, तो भाई एक्स तुम मेरी हेल्प करो, मैंने बचपन में पढ़ा था कि तुम अपने अंदर वैल्यू स्टोर करते थे, ऐसे ही है ना, एक्स वैल्यूज को स्टोर करता है ना खुद में, पढ़ा नहीं था हमने बचपन में, एक्स वैल्यू स्टोर करता है ना, एक्स की वैल्यू कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, ऐसा ही है। अगर मैं लिखूं एक्स इक्वल्स टू 4 और मैं फिर 4 मिटा के एक्स लिख दूं, तो 4 और एक्स एक ही बात है। यूजर एक्स में वैल्यू दे 54, तो 54 लिखा जाए या एक्स लिखा जाए, एक ही बात है। थोड़ी थोड़ी याद नहीं, अभी पिछले सेमेस्टर में मैंने कैलकुलस में पढ़ा है ना, यहाँ पे एमसीएस में भी, अभी भी लास्ट सेमेस्टर में कैलकुलस में पढ़ा है भाई, अच्छे नंबर आए यार, 85 नंबर आए 100 में से, ठीक है। इतनी कमजोर मैथ्स होने के बाद भी तुम देखो 85 नंबर आए तुम्हारे भाई के अभी लास्ट सेमेस्टर में। मेरे नहीं, कॉलर पहले से ही ऐसे, एक एग्जाम्पल है, याद याद रह जाती हैं चीजें, तुम भी आगे बढ़ोगे तुम्हें पुरानी चीजें इंशाल्लाह याद रहेंगी। यार 85 आ गए थे गलती से, खैर। सिर्फ मसला क्या है, मसला क्या है, हम हर जगह किसको देख रहे हैं, हर मैथ्स में, हर मैथ्स में, मैथ्स हो गई, ज्योमेट्री हो गई, हर जगह मैथ्स को देख रहे हैं। एंगल बनाना है, सुनो, एंगल बनाना है तो जी ये एंगल है, ए इसका नाम एक्स है, इसकी वैल्यू निकाले, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर ये तीन साइड है, ये तीन एंगल बन रहे हैं, इसका नाम एक्स है, एंगल पता करें, दो एंगल हमने बता दिया, तीसरा एंगल एक्स है। हमें नहीं पता है ना, क्यों नहीं पता, एंगल जो एक्स होता था इट्सा, क्यों नहीं पता होता था वो, हर जगह एक्स आ रहा है, साइन प्लस कॉस एक्स निकाले, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा, इक्वेशन दी है साइन प्लस कॉस की, अब साइन का इनवर्स निकाल रहे हैं, कॉस का इनवर्स निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे भाई तफरी नहीं, नॉर्मल एक्स की बात करूं, मैं हर जगह देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, सुन लो, हम हर जगह देख रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, वेरिएबल। एक्स तो सिर्फ एक नाम है, हमें हर जगह क्या मिल रहा है, वेरिएबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। एंगल के अंदर दो मुझे ट्राइंगल है, उसके अंदर दो एंगल्स पता है, थर्ड एंगल क्या है, उसको एक वेरिएबल में रख दें, एक्स है। हमें हर जगह क्या मिल रहा है, वेरिएबल वेरिएबल और वेरिएबल। तो उसका फायदा क्या है, उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर यूजर चाहता है कि 2 + 2 4 ना हो, इसकी वैल्यू उसको चेंज किया जा सके। बाय द टाइम अभी प्रोग्राम में कुछ 2 + 2 लिखा हुआ है, कल का प्रोग्राम में चेंजेस आ सके, यूजर की वैल्यू गिवन आ सके, ठीक है, तो हम चेंजेस करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का कोई भी मतलब नहीं बनता यहाँ पे, यूजलेस, बिल्कुल बेकार। हम्म, बहुत वीक था यार मैथ्स में। 8 क्लास तक बिल्कुल एकदम तुम्हारी वाली सिचुएशन थी, 40 नंबर से पास होता था, ठीक है। तो मैट्रिक में अच्छे टीचर मिले थे ना, तो मजा आ गया था, अच्छा पढ़ाते थे, बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए उन्होंने। तो अच्छा खैर, अब हमने ना वेरिएबल्स के थ्रू काम करना है। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है या डिफाइन करना पड़ता है। किसी भी लैंग्वेज में डिक्लेरेशन और डेफिनेशन के अंदर फर्क होता है। डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि यहाँ पर अब एक वेरिएबल आएगा, यानी आपने लिख दिया बार, एक कीवर्ड है VAR, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब आपने बता दिया कि यहाँ पे एक वेरिएबल की डेफिनेशन डिक्लेरेशन अभी आने वाली है। अब आप उसको डिफाइन करने जा रहे हो। डिफाइन करने का क्या मतलब होता है, आप उसको कोई ना कोई नेम दे रहे हो। लेट्स से मैंने कहा
क्या नाम रखा है इसका हमने, num1 यानी नंबर 1, ठीक है। अब मैंने कहा था कि यूजर वैल्यू देगा, ऐसा ही है। फर्ज करो कि यूजर ने क्या वैल्यू दी, स्टेटमेंट टर्मिनेट हो गया, सेमीकोलन दिया मैंने, ठीक है, यूजर ने ये वैल्यू दी। अच्छा अभी फिलहाल यूजर ने ये कोड में वैल्यू दी है, लेकिन क्या होता है हम प्रोग्राम यूजर के सामने शो कर देते हैं यूजर इनपुट से, हम फॉर्म्स बनाते हैं, कोई भी उसका एक मेथड होता है, यूजर तो यहाँ पे वैल्यू देगा, कोड में जाकर यूजर वैल्यू कभी भी नहीं देगा। लेकिन फिलहाल अभी हमने यूजर इनपुट लेना नहीं सीखा, जब सीखेंगे तो फिर समझ में आएगी बात। अभी फिलहाल हम यहाँ पे ना इसको ऐसे ही वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम यूजर इनपुट पे जाएंगे तो भी प्रॉब्लम बनेगी, फिलहाल अभी यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की। अब मैं अगर कहूँ कि आपने num1 लिखा या फिर आपने ये वैल्यू लिखी, वैल्यू क्या है आपकी, देखो क्या वैल्यू है 254। तब आप 254 लिख के क्या आप num1 लिख के, बात एक ही है ना। अच्छा मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, बिल्कुल रैंडम वैल्यू लिखी है मैंने, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार इसका एडिशन में आंसर ये बनेगा तो मैं यही वाली वैल्यू लिख दूँ, ठीक है, बिल्कुल रैंडम वैल्यू। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इन दो वैल्यूज को ऐड करके लिख दें, सॉल्यूशन बता दें, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर निकालना है, num1 प्लस, खत्म। तुम 254 को ऐड करो या 159 को ऐड करो, या फिर तुम num1 को ऐड करो और num2 को ऐड करो, बात एक ही है ना। जब ये दोनों वैल्यूज देखें तो इनको, इन दोनों के वेरिएबल्स को ऐड करना भी एक ही बात हो जाएगी, ठीक है बिल्कुल। तो अब तुम डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे जाके क्या कर सकते हो डायरेक्टली, एग्जैक्टली exactly. तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाएंगे, डायरेक्टली num1 प्लस num2 करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये काम ना करें और एक और तरीका, एक और मेथड अपनाएं, और उसका उसमें उसका फायदा क्या होगा कि आपको कम लिखना पड़ेगा और आसानी हो जाएगी, जरा हर चीज सॉर्टेड रहेगी। कैसे, आप लिखें var result इक्वल्स टू num1, तो ये बेहतर नहीं रहेगा, चलो ये बेहतर रहेगा ना, देख लेते हैं क्या होता है। लो कुछ तो प्रिंट नहीं हुआ, बिल्कुल वो तो हमने रिमूव कर दिया ना, वहां से स्टेटमेंट रिमूव कर दिया। तो भाई बताइए क्यों नहीं आ रहा लिखा हुआ यहाँ पे, बिल्कुल क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला फंक्शन सीखा था कि उसमें रख के कुछ प्रिंट करते हैं, तो अब मुझे रिजल्ट को प्रिंट करना होगा, ऐसा ही है। करते हैं क्या आंसर आ रहा है, तो क्या मैंने कैलकुलेट किया ये, अच्छा कल को रैंडम वैल्यूज ही चेंज हो जाए, आंसर चेंज हो गया, जो मैंने प्रिंट किया ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, इसकी वजह से वो प्रिंट हो रहा है, और रिजल्ट के अंदर मैंने दो वैल्यूज को ऐड करा के रख दिया, एग्जैक्टली तो रिजल्ट के अंदर क्या हुआ, दो वैल्यूज का एडिशन आके स्टोर हो गया, ठीक है, और दो वैल्यूज का एडिशन आके जब स्टोर हो गया तो फिर क्या हो गया उसके बाद, वो प्रिंट हो गया, ठीक है। और वो दो वैल्यूज कहाँ से आएंगे, num1 के अंदर एक वैल्यू और num2 के अंदर एक वैल्यू। यहाँ तक मसला हो तो बताएं, बताइए। चलेगा, तुम टेंशन नहीं लो। हाँ भाई सब लोग बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कहें। जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे तो वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, अगर वो नहीं लिखोगे तो स्क्रीन पर प्रिंट नहीं होगा। काम तो हो जाएगा तुम्हारा, एडिशन तो अभी पहले भी हो गया था, लेकिन स्क्रीन पे जब तक प्रिंट नहीं कराओगे तो जाहिर है यूजर को पता नहीं चलेगा, यूजर को पता नहीं चलेगा तो वो वेबसाइट के बारे में जो रिव्यूज हैं वो अच्छे नहीं देगा, देगा लेकिन
बहुत इंसल्ट करेगा, कहेगा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। वही ना, ये इंसल्ट ही है ना तुम्हारी, कि वो बोलेगा यार ये भी फीचर नहीं है, ये भी नहीं है, तुम कहोगे यार ये क्या इतने अच्छी वेबसाइट बनाई है। जी भाई। अच्छा, आप लोग पेपर पेंसिल तो लेकर आए होंगे? हाँ, पेपर पेंसिल वगैरह लेकर आते हो ना? आप करेंगे, नहीं लेकर आए ना तो बराबर वाले से ले लें। नहीं लेकर आए तो बराबर वाले से ले लें अपने। और किसी से भी ले लें, आई डोंट केयर, पेपर पेंसिल चाहिए, नोट पैड पे नहीं।